नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। उत्तर प्रदेश के ज़िले कानपुर में अक़लियती तबक़े और पुलिस एहलकारों के दरमियान तसादुम की खबरें सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया, जिससे हालात कशीदा हो गए। इस पथराव में 2 लोगों के जख्मी होने की खबर है। बताया जा रहा है कि कानपुर में परेड चौराहे के पास आज नमाज जुमा के बाद बाजार बंद करने निकले अक़लियती तबके के लोगों ने पथराव कर दिया। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्तैल हो गए। दरअसल वहां बाजार बंद करने के मामले पर 2 फरीक आमने सामने आ गए हैं। दोनों फरीकैन के दरमियान पथराव शुरू हो गया और जब पुलिस बचाव के लिए पहुंची तो उसे भी पथराव का सामना करना पड़ा। ये बाजार बंद बीजेपी के लीडर नुपुर शर्मा के मुतनाज़िया बयान की मुखालिफत में मुस्लिम तंजीमों की अपील पर किया जा रहा था, लेकिन बाजार बंद कराने की कोशिश में 2 ग्रुप्स में पुरतशद्दुद तसादुम हो गया, जिसमें 2 अफराद जख्मी हो गए। सैकड़ों अफराद ने पथराव करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। कई राउंड हवाई फायरिंग भी की गई ताकि हालात को काबू में किया जा सके। मेरे को किसी दिए जा रहे हैं। अभी जाना नहीं है। थोड़ा सा बैठ लेने क्या स्थिति है, मैं थोड़ी सी बात कर लें। क्या स्थिति है, क्या देखिए कि बोलते जाइए। क्या एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इशू हुआ है। ठीक है, काम स्थिति कंट्रोल में है। अभी स्थिति कंट्रोल में है। नीचे करो भाई, नीचे कर लो भाई, नीचे करो। लेकिन मौके पे पुलिस के CP साहब एंड जॉइंट कमिश्नर हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी थोड़ा नियंत्रण में आई है, लेकिन इसमें जो मिसक्रेंट्स हैं वो नैब होने बहुत ज़रूरी है और उनके विरुद्ध में कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम लोग अभी लगे हुए हैं एंड रीइंफोर्समेंट अभी और भी आ रहा है पुलिस का, तो उसके साथ हम ये पूरा एरिया और डोमिनेशन अभी जाना नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जुम्मे को जामे मिलिया इस्लामिया स्टूडेंट्स यूनियन के सदर शिफाउर रहमान की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए इस्तिगासा से जवाब तलब किया है, जिन्हें साल 2020 में दिल्ली फसादात केस में बड़ी साजिश के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। रहमान को सख्त गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम एक्ट यानी UAPA, असलहा एक्ट, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान की रोकथाम के कानून और तहज़ीरात हिंद के दीगर दफात के तहत गिरफ्तार किया गया था। रहमान ने ट्रायल कोर्ट में जमानत की दरख्वास्त देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो जामे मिलिया इस्लामिया की साबिक़ तुलबा यूनियन का वाहिद रुकन है, जिसका नाम मुजाहिरीन की हिमायत करने पर दर्ज FIR में शामिल है। AJMI के दीगर ओहदेदारों में से किसी को भी मुल्जिम नहीं बनाया गया। रहमान के वकील ने जोर दिया कि एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं है और हर शख्स को अपनी राय का इजहार करने का हक है। इस्तिगासा ने ट्रायल कोर्ट में रहमान की दरख्वास्त से जमानत की मुखालिफत करते हुए कहा कि फसादात की मनसूबाबंदी की गई थी, इमलाक को तबाह किया गया था, ज़रूरी खिदमात को मुतासिर किया गया था, हंगामों में पेट्रोल बम, लाठियाँ, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था।
उन्होंने कहा कि फसादात के दौरान 53 लोगों की जानें गई, जिनमें 142 तशद्दुद के पहले मरहले में लोग जख्मी हुए, जबकि दूसरे मरहले में सीए मुखालिफ मुजाहरों पर फूट पड़े फसादात में 608 अफराद जख्मी हुए थे। मुल्क भर में कई मस्जिदों पर खड़े किए गए तनाजात, ज्ञानवापी मस्जिद में अदालती हुक्म से कराए गए सर्वे और वजू खाने से शिवलिंग बरामद होने के दावों के बाद आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने बयान दिया कि अब संघ की तरफ से मंदिरों के हवाले से कोई तहरीक नहीं चलाई जाएगी। मोहन भागवत आरएसएस के नागपुर में वाक़ सदर दफ्तर पर मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। मोहन भागवत ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि इस बात से इनकार नहीं है कि संघ ने अयोध्या से वाबस्ता राम मंदिर तहरीक में हिस्सा लिया था, लेकिन उस तहरीक में शामिल होना तंजीम की बुनियादी फितरत के खिलाफ था। अब आरएसएस मुस्तकबिल में किसी मंदिर तहरीक में शामिल नहीं होगी। इस दौरान भगवत ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर भी इज़हार ख्याल किया। मोहन भगवत ने कहा कि तारीख कोई बदल नहीं सकता। ज्ञानवापी एक मसला है, लेकिन इसे हिंदू मुसलमान की नज़र से देखना गलत है, क्योंकि मुसलमान हमलावर तो बाहर से आए थे। अब संघ के जरिए हर तरफ सिर्फ भाईचारे को फरोग देना है, हिंदुत्व को तक़वियत देनी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब मुल्क के फिरकों के दरमियान लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनना चाहिए और पूरी दुनिया को अमन का दर्ज देना चाहिए। भगवत ने आरएसएस कारकुनों को ताकीद करते हुए कहा कि हमें हर मस्जिद में शिवलिंग तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ अकीदत के मरकज़ हो सकते हैं, लेकिन हर मौजू पर लड़ाई क्यों करनी है, तनाज़ा क्यों बढ़ाना। मोहन भगवत ने खिताब के दौरान रूस यूक्रेन जंग का भी तस्करा किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, लेकिन हिंदुस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल मुतवाज़िन है। आरएसएस सरबराह ने हुकूमत हिंद की इस पॉलिसी को बिल्कुल दुरुस्त करार दिया और कहा कि रूस यूक्रेन जंग ने हिंदुस्तान को भी बता दिया है कि उसे मजबूत रहना ज़रूरी है। संघ सरबराह ने खिताब में हिंदू मजहब को मजबूत करने की भी वकालत की। उन्होंने कहा कि हिंदू मजहब को मज़ीद ताकतवर बनाना है, लेकिन ना किसी से डरना है और ना ही किसी को डराना है। सबके साथ मिलकर रहना है और विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ना है। अमेरिका ने बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में मजहबी मकामात और अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने 2021 की बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुतालिक रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस में पेश करते हुए कहा कि अमरीका दुनिया के हर कोने में मजहबी आज़ादी की हिमायत करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का भी जिक्र किया और कहा कि वहाँ भी अक़लियतों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक रिपोर्ट में हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों का अहाता किया गया और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को ऐसे मुल्कों की फहरिस्त में शामिल रखने की तजवीज़ दी गई जिनके बारे में तशवीश पाई जाती है। मजहबी आज़ादी पर बात करते हुए एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान की बात करते हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और कई मजहब के पैरोकार वहाँ रहते हैं। हमने देखा कि वहाँ मजहबी मकामात पर हमले बढ़ रहे हैं। वियतनाम में हुक्काम गैर रजिस्टर्ड तबकात के लोगों को परेशान कर रहे हैं। नाइजीरिया में कुछ रियासतों की हुकूमतें अपने एतक़ाद को जाहिर करने पर हतक के इज्जत और अहानत के तहत सजा देती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान से मुतालिक हिस्से में कहा गया कि पूरे साल मजहबी अक़लियती बिरादरियों से वाबस्ता लोगों पर हमले होते रहे हैं और उन्हें धमकियां दी जाती रहीं। उनमें गौ कुशी का गाय के गोश्त की तिजारत के इल्ज़ामात की बुनियाद पर गैर हिंदुओं के खिलाफ गौरक्षा के वाक़यात शामिल थे। रिपोर्ट में आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत के उस बयान का भी हवाला दिया गया जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक ही है और उन्हें मजहब की बुनियाद पर अलग नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि जुलाई में आरएसएस के सरबराह मोहन भगवत, जिन्हें आमतौर पर हिंदुस्तान की हुक्मरान जमात बीजेपी के नजरियाती सरपरस्त समझा जाता है, उन्होंने खुलेआम कहा कि हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों का डीएनए एक जैसा है और उन्हें मजहब की बुनियाद पर अलग नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में जिक्र किया गया कि उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने 12 सितंबर को अवामी तौर पर कहा था कि उत्तर प्रदेश में पहले की हुकूमतों ने फ़वाइद की तकसीम में मुसलमानों की हिमायत की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पुलिस ने गैर हिंदुओं को मीडिया या सोशल मीडिया पर ऐसे तबसरे करने पर गिरफ्तार किया जिन्हें हिंदुओं या हिंदू मजहब के लिए तौहीन आमेज समझा जाता है।
महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर पर तनाजा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चीफ राज ठाकरे लगातार मसाजिद में लाउड स्पीकर की तेज आवाज के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब उन्होंने महाराष्ट्र की आवाम से अपील की है कि अगर लाउड स्पीकर की आवाज मुकर्ररा पैमाने से ज्यादा हो तो पुलिस में शिकायत करें। रियासत में लोगों को लिखे 2 सफ़ात के खत में उन्होंने एमएनएस कारकुनों से ये यकीनी करने की भी गुजारिश की कि यह खत रियासत के हर घर तक पहुंचे। राज ठाकरे ने आवाम से कहा कि सभी इस बात पर ध्यान दें कि दिन के वक्त लाउडस्पीकर की आवाज़ 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज़्यादा ना हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो फौरन पुलिस में शिकायत करें। खत के हवाले से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक रिहायशी इलाकों में लाउडस्पीकर की आवाज़ 45 से 55 डेसिबल जो कि किचन मिक्सर की आवाज़ के बराबर है उसके बराबर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो दस्तखती मुहिम चलाएं जिसमें बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा है और फिर मकामी पुलिस स्टेशन से राब्ता करें। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जुमे को उत्तर प्रदेश में वाक़ अपने आबाई गांव पुरोंख में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मुल्क को ऐसा वज़ीर आज़म मिला जिसकी क़यादत में हिंदुस्तान की ताकत आलमी सतह पर कायम हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पुरोंख पहुंचने पर सदर जमहूरिया कोविंद मुल्क के सबसे आला आईनी ओहदे के प्रोटोकॉल के बरक्स मेज़बान के किरदार में नजर आए। मोदी की आमद पर सदर जमहूरिया उनका इस्तकबाल करने के लिए बतौर मेज़बान हेलीपैड पर पहुँच गए। सदर जमहूरिया ने कहा कि पुरोंख जैसे गाँव के लोगों से मिलने आना वज़ीर आज़म की सखावत और मेहरबानी का मजहर है। की निष्ठा का उसी दिन कायल हो गया था जिस दिन इस राज्य के एक गरीब परिवार में जन्मे मुझ जैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी देने की पहल आपके द्वारा की गई थी। उत्तर प्रदेश के लोगों को सदैव इस बात की टीस रहती थी कि इस राज्य ने देश को 9 प्रधानमंत्री दिए लेकिन राष्ट्रपति एक बार भी नहीं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के लोगों को गर्व की अनुभूति होती है कि यहाँ के एक निवासी को पहली बार देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया और इसका श्रेय प्रधानमंत्री जी आपको जाता है। इसे मैं पूरे देश का सौभाग्य मानता हूं कि प्रत्येक नागरिक के जीवन को सरल व सुखमय बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी सतत प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने भारत माता की सेवा करने के अर्थ को नए आयाम दिए हैं। उन्होंने राष्ट्र सेवा और जन कल्याण की अवधारणा को नई सार्थकता प्रदान की है। बहनों और भाइयों, इस बात का मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा कि यहाँ आप सबके बीच आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने गांव का भ्रमण किया। उन्होंने माता पथरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना की, लेकिन वे बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करना और उनको सादर नमन करना नहीं भूले। इस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के आधुनिक भारत के निर्माण के संकल्प के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। बाबा साहब ये मानते थे कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें हमारे देश की प्राचीन परंपराओं से ही अपनी जीवनी शक्ति प्राप्त करती हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति पर आधारित समावेशी तथा समरस समाज के निर्माण तथा गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के उत्थान के प्रति बाबा साहब जीवन भर संघर्षरत रहे। उनके आदर्शों को जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने कार्य रूप दिया है वह हम सब के लिए अनुकरणीय भी है और अपने आप में एक मिसाल भी है। प्रधानमंत्री जी, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज से लगभग 50-55 वर्ष पहले हमारे इस गांव में पहली बार किसी राष्ट्रीय स्तर के नेता का आगमन हुआ था और वे नेता वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए रियासत में सनती सरमायाकारी के लिए मुनक़िद तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सरमायाकारों को उत्तर प्रदेश में कामयाब और महफूज सरमायाकारी का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मरकज़ और रियासत की हुकूमतें पॉलिसी, फैसले, नीयत और मिजाज से तरक्की के साथ हैं। मोदी ने तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में मुल्क के मारूफ सरमायाकारों से बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा कि हम पॉलिसी से भी तरक्की के साथ हैं, फैसलों से भी तरक्की के साथ हैं और नीयत से भी तरक्की के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जदीद एक्सप्रेसवे का ताकतवर नेटवर्क बन रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस जंक्शन बनने वाला है। जीवर एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी सतह पर उत्तर प्रदेश को दुनिया से जोड़ने में एक पुल का किरदार अदा करेगा।
साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये समय अगले 25 वर्षों के लिए अमृत काल, नए संकल्प का काल, नए लक्ष्यों का काल और नए लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने का अमृत काल है। आज दुनिया में जो वैश्विक परिस्थितियां बनी है, वो हमारे लिए बड़े अवसर भी लेकर आई है। दुनिया आज जिस भरोसेमंद साथी को तलाश रही है, दुनिया तलाश रही है, उस पर खरा उतरने का सामर्थ्य सिर्फ हमारे लोकतांत्रिक भारत के पास है। दुनिया आज भारत के पोटेंशियल को भी देख रही है और भारत के परफॉर्मेंस की भी सराहना कर रही है। कोरोना काल में भी भारत रुका नहीं, बल्कि अपने रिफॉर्म्स की गति को और बढ़ा दिया। इसका परिणाम आज हम सभी देख रहे हैं। हम G20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से ग्रो कर रहे हैं। आज भारत ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश है। बीते साल दुनिया के 100 से अधिक देशों से $84 बिलियन का रिकॉर्ड FDI आया है। भारत ने बीते वित्तीय वर्ष में $417 बिलियन यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का मर्केंडाइज एक्सपोर्ट करके नया रिकॉर्ड बनाया है। साथियों, इस समय हम अपनी आजादी के 75 नफरत अंगेज और मुतनाज़िया बयान देने के लिए मशहूर बीजेपी के शोला बयान रुकन पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या को उस वक्त धचका लगा जब ऑस्ट्रेलिया में उनकी तकरीबात को मनसूख कर दिया गया। मुंतज़िमीन ने मुख्तलिफ दानिशवरों, अक़लियती ग्रुपों और इंसानी हकूक़ के कारकुनों की तरफ से हिंदुस्तान में उनकी नफरत की सियासत के खिलाफ दर्ज कराए गए एहतजाज के बाद तकरीबात को मनसूख किया। ख्याल रहे कि तेजस्वी सूर्या इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है और उनके खिलाफ एहतजाज करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ख़वातीन मुखालिफत भी ट्वीट किए। तेजस्वी सूर्या की तरह कश्मीर फाइल्स के हिदायतकार विवेक अग्निहोत्री की तकरीब बरतानिया के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से मनसूख की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुत्व कैंप में उभरता हुआ सितारा करार दिए जाने वाले तेजस्वी सूर्या को ऑस्ट्रेलिया इंडिया यूथ डायलॉग के ज़ेर एहतमाम 31 में से 4 जून तक कई तकरीबात से खिताब करना था, लेकिन ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ये तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया में मुकीम मुस्लिम ग्रुपों, माहिरीन तालीम और इंसानी हकूक़ के ग्रुपों ने बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट के खिलाफ मुहिम शुरू करते हुए उन्हें मदऊ करने वाले AIYD पर तनकीद की। NRI अफेयर्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, इस्लामिक काउंसिल ऑफ विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलियन अलायंस अगेंस्ट हेट ने सूर्या के मुस्लिम मुखालिफ नजरियात का हवाला देते हुए इवेंट के शिराकतदारों से अपनी हिमायत वापस लेने की अपील की थी। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग्स पर वजारत दाखिला में आज 2 इजलास मुनक्किद किए गए। वजीर दाखिला अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोवल,
रॉ चीफ आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, मरकजी यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह और एसएसबी के सरबराह शामिल हुए। जराये के मुताबिक पहले दौर की मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। ये सिलसिला बाद की एक और मीटिंग में जारी रहा। इस पूरे सिलसिले में इससे पहले घाटी में लगातार हो रहे हिंदुओं के कत्ल के वाक़यात पर और कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के वाक़यात पर काफ़ी तफसीली बातचीत की गई और इस मसले को कैसे हल करना है इस पर तबादला ख्याल किया गया। कश्मीर घाटी में लगातार हो रहे कत्ल के वाक़यात के बाद कश्मीरी पंडित अपना घर छोड़कर जाने लगे हैं। पीएम पैकेज से मिले अनंतनाग के मट्टन में वाक़ पंडित कॉलोनी में सन्नाटा पसर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कश्मीरी पंडितों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कश्मीरी पंडित कॉलोनी से 90% लोग जा चुके हैं। लोगों के सब्र का बांध टूट चुका है, जिसके बाद रात में ही वो माइग्रेशन कर गए। ये कॉलोनी पीएम पैकेज योजना के तहत बनाई गई थी और यहाँ कश्मीरी पंडितों से जुड़े सरकारी मुलाजिमीन रहते थे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर संजय सिंह ने कहा है कि कश्मीर में दहशतगर्दों के हाथों कश्मीरी पंडितों को बेदर्दी से मारा जा रहा है और मरकज की भारतीय जनता पार्टी हुकूमत उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों की बड़ी तादाद में हिजरत हो रही है। राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से दर्दनाक बातें सुनने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से पूरा मुल्क गमज़दा और तकलीफ में है। आज कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में एयरपोर्ट हो या सड़कें हो, ऐसे दृश्य, ऐसी दर्दनाक कहानियां, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं जिससे पूरा देश दुखी है, पीड़ित है और कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। अपने ही देश में कश्मीरी पंडित विदेशी हो गए, अपने ही देश में कश्मीरी पंडित बेगाने हो गए, अपने ही देश में एक हिस्से में कश्मीर के अंदर कश्मीरी पंडितों की आतंकवादियों के द्वारा नृशंस हत्या की जा रही है। सरकार उनको सुरक्षा देने में सक्षम नहीं है, उनको उन्हीं की कॉलोनियों में कैद कर दिया गया है, जेल बना के कैद कर उनको उनके घरों में, उनकी कॉलोनियों में रखा गया है। उनको प्रदर्शन करने पे, आंदोलन करने पे, आवाज उठाने पे, अपनी सुरक्षा की बात करने पे लाठियों से पीटा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी की सरकार से, केंद्र सरकार से, मैं पूछना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी से, क्या गुनाह है उनका? आज आपकी सरकार केंद्र में है, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करने के बजाय, उस पर चिंता करने के बजाय आपकी सारी चिंता विपक्ष के नेताओं को कैसे फंसाया जाएगा इस काम में लगी हुई है। उनको आपके इन बैठकों की नौटंकी नहीं चाहिए, बैठकों के बाद आपके लंबे चौड़े भाषण नहीं चाहिए। कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा चाहिए। अमित शाह जी, सुरक्षा। आप बैठकों का ड्रामा करके, बड़ी बड़ी बातें करके देश को एक नहीं अनेक बार गुमराह कर चुके। आज कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में एयरपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक मरकजी वजीर सुब्रमण्यम स्वामी ने जम्मू कश्मीर में मुसलसिल हिंदुओं के टारगेट किलिंग के वाकयात को लेकर मोदी हुकूमत पर सख्त हमला बोलते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफा का मुतालबा किया। एक ट्वीट में स्वामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सदर राज है और वहां हर रोज एक कश्मीरी हिंदू को कत्ल किया जा रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि अमित शाह के इस्तीफे का मुतालबा किया जाए। उन्हें होम के बजाय वजारत खेल की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वो इन दिनों क्रिकेट में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं।
गौरतलब है कि जुमेरात की सुबह जम्मू कश्मीर के कोलगाम में एक बैंक ब्रांच में राजस्थान के रिहायशी मैनेजर को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। उससे 2 दिन पहले वादी में दहशतगर्दों ने उसी जिले में 36 साल टीचर रजनी बाला को उनके स्कूल में गोली मारकर हलाक कर दिया था। हालिया दिनों दहशतगर्दों के हाथों चुनकर मारे जाने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। इससे वादी में वजीर आजम के खुसूसी बहाली पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन और दूसरी रियासतों के यहाँ तैनात हिंदू मुलाजिमीन में खौफ व हुरास फैल गया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने रियासत में जात पर मबनी मरदमशुमारी का रास्ता हमवार कर दिया है। पहले कुल जमाती मीटिंग कर इस ताल्लुक से करारदाद पास हुई और फिर काबीना ने भी इसको मंजूरी दे दी। वज़ीर आला नीतीश कुमार की सदारत में जुमेरात को बिहार काबीना की हुई अहम मीटिंग में जात पर मबनी मरदमशुमारी कराने से मुतालिक करारदाद मंजूर की गई थी। मीटिंग में फैसला किया गया कि इस अमल को फरवरी 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जात पर मबनी मरदमशुमारी कराए जाने में मजमूई तौर पर 500 करोड़ रुपए खर्च होने का अंदाजा है। इस खर्च का इंतजाम बिहार कंटिजेंसी फंड से किया जाएगा। काबीना की मीटिंग के बाद चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने कहा कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के जरिए नोटिफिकेशन जारी होते ही मरदमशुमारी का काम शुरू हो जाएगा। बिहार हुकूमत इसके लिए अपने वसाइल का बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करेगी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को पूछगछ के लिए अब 13 जून को तलब किया है। उन्हें इस मामले में अपना केस पेश करने के लिए पहले 8 जून को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने बैरून मुल्क होने का हवाला देते हुए ईडी से इसके लिए नई तारीख देने की दरखास्त की थी। जाय ने बताया कि राहुल गांधी को इस मामले में पूछगछ के लिए ताज़ा समन जारी किया गया है और अब उन्हें अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए 13 जून को ईडी के दफ्तर बुलाया गया है। इससे पहले ईडी ने इस वाक़े की जांच के सिलसिले में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को 8 जून और राहुल गांधी को 2 जून को तलब किया था। जराये के मुताबिक राहुल गांधी की जानिब से ईडी को बताया गया कि वो दिल्ली में नहीं है, जिसके बाद उन्हें नई तारीख पर तलब करने के लिए समन जारी किया गया। काबिल जिक्र है कि सोनिया गांधी इस वक्त कोरोना वायरस से मुतासिर बताई जाती हैं और वो इन दिनों क्वारंटाइन में है। मईशत की माहाना सरगर्मियों का जायजा लेने वाले एक माहाना सर्वे की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान में सर्विसेज सेक्टर्स की तरक्की की शरह मई 2022 में मांग में बेहतरी आने और नए कारोबार की तौसी के सबब 11 साल की बुलंद तरीन सतह पर रही। S&P ग्लोबल की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान का सर्विस सेक्टर का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी PMI मई में बढ़कर 58.9 पॉइंट रहा, जो 11 वर्षों में उसकी बुलंद तरीन सतह है। अप्रैल में PMI 57.9 इंडेक्स का था, जो कि 50 पॉइंट ऊपर सरगर्मियों में तौसी और उसके नीचे गिरावट की निशानदही करता है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और MLA आतिशी ने कहा कि मुल्क तरक्की की राह पर तभी गामजन होगा जब मुल्क के नौजवान हुक्मरानी में शामिल होंगे और सियासत में सरगर्म हिस्सा लेंगे। आतिशी ने जुमे को सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली की तरफ से मुनक़िदा डिसमिसल सर्विसेज तकरीब में कहा कि आज नौजवान सियासत में नहीं आना चाहते क्योंकि वो उसे अच्छा नहीं समझते, लेकिन जब हमारे मुल्क के नौजवान और तालीम याफ्ता तबका सियासत में सरगर्मी के साथ अपना किरदार अदा करेगा तभी हमारा मुल्क और माशरा तरक्की करेगा। मुल्क में रोजाना कोरोना के बढ़ते आंकड़ों ने तशवीश बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4041 नए मामले सामने आए। इसके बाद कोरोना के एक्टिव केसेस 21,177 हो गए। नए मामले आने के बाद मुल्क में मजमूई मामले बढ़कर 4,31,68,151 हो गए। कोरोना से 10 मरीजों की मौत दर्ज की गई, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 5,24,651 हो गई। फिलहाल कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 0.05% है। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज प्रियंका गांधी भी कोरोना से मुतासिर हो गई हैं और उन्होंने खुद को घर में क्वारंटाइन कर लिया है। प्रियंका गांधी ने जुमे के रोज ये इतला दी। कबल कांग्रेस सदर सोनिया गांधी भी गुज़िश्ता रोज कोरोना से मुतासिर पाई गई थी। रूस यूक्रेन जंग के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इस जंग में यूक्रेन की सड़कों पर खून की नदियां बहने लगी हैं। इसे सदी का सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस माना जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के मुताबिक इस जंग में करीब 68 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ दिया है। वहीं 80 लाख लोग मुल्क के अंदर ही अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। यही नहीं, इस जंग में कई बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए हैं। कुछ लोग इस कदर जख्मी हुए हैं कि दोबारा नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएंगे। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन के हेल्थ सिस्टम को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूक्रेन की अब तक 103 हेल्थ इंस्टीट्यूट्स पर हमले किए
वाक़यात की तस्दीक की है। इन हमलों के बाद बीमार लोगों का इलाज करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। आप देखते रहिए INN चैनल।